हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं ऑब्वियसली वांडा विजन के एपिसोड नंबर 5 के बारे में, जिसमें अब फैंस को और भी काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने मिले हैं और हाँ, एक सरप्राइज कैमियो भी, जिनसे फैंस के दिमाग में तो कंफ्यूजन भरी पड़ी है, जिसे मैं इस वीडियो में ऑलमोस्ट पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन कुछ हद तक सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले बनती है एक मेजर स्पॉइलर वार्निंग और साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो इस बार एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत ठीक एपिसोड नंबर 4 के बाद सिटकॉम की दुनिया से शुरू होती है, जिसके अगर टाइम पीरियड की बात करें तो ये टाइम पीरियड 80s का है। और सिटकॉम की दुनिया की बात करें तो इस शो में पूरे के पूरे कॉस्ट्यूम की एडेप्टेशन फैमिली मैटर्स के सिटकॉम से ली गई है और पूरे के पूरे शो के सेटअप को फुल हाउस के सिटकॉम से अडेप्ट किया गया है। यहाँ तक की ट्विंस के कैरेक्टर्स भी, जिन्हें वांडा विजन की सीरीज में वांडा के दिमाग में डालकर इस दुनिया में लाया गया है। और उस फुल हाउस के सिटकॉम में भी ट्विंस को वो फैमिली अडॉप्ट करती है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी खास बात है उन ट्विंस को लेकर, वो एक्चुअल में यही है कि वो ट्विंस सच में एलिजाबेथ ओल्सन यानी कि वांडा की सगी बहनें हैं। ऐसे में रेफरेंस लेना तो बनता ही है। और अब वांडा विजन के इंट्रो की बात करें तो इंट्रो की पूरी के पूरी एडेप्टेशन फैमिली टाइज के शो के इंट्रो से ली गई है, वो भी बिल्कुल फ्रेम बाय फ्रेम। जो डिटेलिंग मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आई, क्योंकि वांडा विजन के शो को देखने से ही ये बात साफ हो जाती है कि क्रिएटर्स की तरफ से चीजों पर कितना ज्यादा ध्यान दिया गया है, जिससे कि ये शो सिटकॉम के एरा में भी बिल्कुल परफेक्ट रहे और फैंस की नजर में भी। मानो जैसे कि उन रेफरेंस को एमसीयू वालों के लिए ही रखा गया था, जिसे बाद में वो पिक कर अपने एमसीयू के यूनिवर्स में दिखाए, जिसकी शुरुआत तो वांडा विजन के शो से हो गई है। अब पता नहीं आगे फैंस को और क्या क्या देखने मिलने वाला है इस एमसीयू के यूनिवर्स में, क्योंकि अब इंट्रो में तो हमें बेबी विजन तक देखने मिल चुका है और यहाँ तक की वांडा भी। अब उनके बचपन के दिखाने का मतलब यही है कि ये वो जिंदगी है जो उन्होंने जी नहीं और ना ही एमसीयू फैंस ने देखा है, ठीक फैमिली टाइज के सिटकॉम की तरह। क्योंकि उस शो में भी हमें इंट्रो के टाइम पर उनके बचपन के फोटोज भी दिखाए जाते हैं, ताकि इससे हमारा कनेक्शन उस सिटकॉम शो में काफी ज्यादा बने। और वही चीज अब वांडा विजन के शो में भी की जा रही है। लेकिन सभी मार्वल फैंस को ये भी पता है कि वांडा की ये हंसती खेलती जिंदगी या फिर उसकी बनाई गई ये दुनिया, जो शायद से उसने बनाई है या फिर नहीं भी, वो ऐसे ही तो हमेशा नहीं रहेगी। क्योंकि दूसरी तरफ स्वॉर्ड वालों ने भी काफी ज्यादा जोर लगा रखा है कि वो लोग इस सिचुएशन को समझकर ये पता लगाए कि उसके पीछे है कौन। लेकिन फिलहाल तो उनकी नजर में अब वांडा ही आ गई है, थैंक्स टू मोनिका रैम्बो। और अब चलिए वांडा विजन की सिटकॉम की दुनिया में फ्रेम बाय फ्रेम जाते हैं, ताकि उससे आपको ये पता रहे कि इसके 5th एपिसोड में चल क्या रहा है। तो अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वांडा और विजन अपने दोनों ट्विंस को संभाल रहे हैं, जो डेफिनेटली उन दोनों से नहीं संभल रहे, क्योंकि उनका रोना बंद ही नहीं हो रहा। जिसके बाद वांडा अपने मैजिक को यूज करती है ताकि वो शॉर्टकट तरीके से उन दोनों को चुपचाप से गहरी नींद में भेज दे। लेकिन वांडा के उस मैजिक का असर नहीं होता उन दोनों पर, जिसकी वजह से वो दोनों ट्विंस हंसने लग जाते हैं और कुछ ही सेकंड्स बाद फिर से रोना शुरू कर देते हैं। और फिर वहाँ पर विजन उन दोनों को चुप कराने के लिए निप्पल लेकर आता है, वो भी अपने ईयर में डालकर, जो कि है ही नहीं। और जैसे ही वांडा उस निप्पल को अपने दोनों ट्विंस को देती है तो वो लोग कुछ सेकंड्स के लिए फिर से शांत हो जाते हैं और बाद में फिर से उन दोनों का रोना शुरू हो जाता है। और फिर वांडा कहती है कि उन दोनों को किसी की मदद लेनी चाहिए। और ऐसा कहते ही डोर की बेल रिंग होती है और एंट्री होती है एग्नेस की, जो वहाँ पर उन दोनों बच्चों को शांत करवाने के लिए आई है। और विजन वहाँ पर खुद को चेंज करने के लिए पिलो का सहारा लेता है, ताकि एग्नेस उसे उसके असली रूप में ना देख पाए। और फिर वहाँ पर एग्नेस कुछ अजीब सा बिहेव करती है विजन के डायलॉग्स बोलने के बाद, जो उसे बच्चे हाथ धोकर लेने के लिए कहता है। और विजन ये बात इतनी ज्यादा फास्ट कहता है कि एग्नेस अपने रोल से बाहर निकल जाती है और कुछ सेकंड्स के लिए वो थोड़ी नर्वस और काफी ज्यादा सैड भी हो जाती है, जो वांडा से यही कहती है कि वो फिर से ऊपर की तरफ जाकर नीचे आएगी और अपने डायलॉग्स को बोलेगी, अगर वो चाहती है तो। जिसके बाद वांडा उसे मना करते हुए यही कहती है कि जो वो कर रही है वो बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद एग्नेस फिर से अपने कैरेक्टर में वापस आ जाती है। वेल, ये चीज अजीब हम ऑडियंस और विजन को लगती है, ना कि वांडा को, क्योंकि वांडा को ऑलरेडी पता है कि इस दुनिया में चल क्या रहा है, लेकिन विजन और ऑब्वियसली हम ऑडियंस को नहीं। जहाँ पर विजन वांडा से ये बात कहता भी है कि एग्नेस का बिहेवियर काफी ज्यादा अलग था कुछ सेकंड्स के लिए, लेकिन वांडा उसे ये सब भूलकर यही कहती है कि एग्नेस बस एक अच्छी नेबर और हमारी मदद कर रही है, जिसमें वो काफी ज्यादा माहिर है। और अब यहाँ पर ईस्टर एग की बात करें तो यहाँ पर एग्नेस डार्क लिकर की बात करती है उन दोनों ट्विंस को शांत करने के लिए, जो कि डायरेक्ट रेफरेंस एगाथा हार्कनेस के मार्वल के कैरेक्टर का है, क्योंकि मैजिक्स की ही मदद से एगाथा हार्कनेस कॉमिक बुक में भी रीड रिचर्ड के बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड पर अपना कंट्रोल रखती है, जिसमें कुछ हद तक तो एग्नेस पास होती है और हाँ, कुछ हद तक नहीं भी। और ऐसा ही कुछ हमें यहाँ पर भी दिखाया जाता है, यानी कि एक अच्छा खासा टाइम जंप, वो भी उन दोनों ट्विंस को लेकर, जिस टाइम जंप में वो दोनों ही
ट्विंस ऑलमोस्ट 5 साल के हो गए हैं। और फिर शुरू होता है इंट्रो, जिस इंट्रो में हम वांडा विजन की हैप्पी फैमिली लाइफ देखते हैं, वो भी अपने बच्चों के साथ। और फिर इंट्रो खत्म होने के बाद हमें दिखाई जाती है प्रेजेंट की टाइमलाइन, यानी कि मोनिका रैम्बो का कैरेक्टर, जिसे वांडा ने अपनी दुनिया से निकालकर प्रेजेंट की टाइमलाइन में फेंक दिया है, जिस पर फिलहाल तो अभी कुछ टेस्ट किए जा रहे हैं कि वांडा की उस दुनिया से निकलने के बाद वो ठीक भी है या नहीं। और यहाँ पर हमें पहला ईस्टर एग मिलता है मोनिका रैम्बो के सुपर पावर्स होने का, क्योंकि एक्सरे में मशीन ने कुछ भी कैच नहीं किया मोनिका की बॉडी से रिलेटेड कि उसे तकलीफ क्या हुई है। अब इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं मोनिका के पास प्रोटॉन की पावर है, जिसके बारे में उसे फिलहाल तो अभी नहीं पता, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसे अपनी पावर्स के बारे में पता है और वो इस पावर को फिलहाल तो दुनिया से छुपा कर ही रखना चाहती है। और तीसरा रीजन हो सकता है कि वांडा की इस दुनिया में जाने के बाद उसमें कुछ ना कुछ बदलाव हुए हैं। और अब मोनिका के कैरेक्टर के बारे में मैं और डिटेल में थोड़ी आगे बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मोनिका अपने बाकी टेस्ट को देने से पूरी तरीके से मना कर देती है डॉक्टर से और सीधे जिमी और डार्सी के साथ निकलकर वांडा की रिपोर्ट कवर करने के लिए चली जाती है। और हाँ, इसके अलावा डार्सी और जिमी की बात करें तो इन दोनों ही कैरेक्टर्स को इस सीरीज में एज अ फैन दिखाया गया है, ठीक हमारी तरह, जिसमें डार्सी मोनिका की बहुत बड़ी फैन है, यानी कि मोनिका ने डेफिनेटली पास में कुछ ना कुछ बड़े काम किए हैं स्वॉर्ड में रहकर, जिसका पता फिलहाल तो डार्सी को है बट फैंस को नहीं। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं ब्रीफ मीटिंग को, जिस मीटिंग में वांडा की सारी हिस्ट्री बताई जाती है, यानी कि वांडा ने जो जो कारनामे एमसीयू के यूनिवर्स में किए हैं, यहाँ पर उसकी एक शॉर्ट ब्रीफ दी जाती है, जिस पूरी की पूरी वीडियो को मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी कवर कर रखा है वांडा के टाइटल के नाम से, यानी कि लेजेंड की वो सीरीज। इसलिए उन डिटेल्स को यहाँ पर डिस्कस कर कोई मतलब बनता है नहीं, सिवाय डायरेक्टर टाइलर के, जो कि वांडा विजन की इस दुनिया में एक ऐसा बेवकूफ है जो वांडा के अच्छे काम को नहीं बल्कि उसके बुरे काम को काफी ज्यादा दिमाग में रखकर ही इस मिशन को आगे चला रहा है। और इसके हिसाब से वांडा टेररिस्ट है, क्योंकि वांडा ने इसके पहले लागोस और जर्मनी में जो किया था उससे वो उसकी नजर में बुरी है, यानी कि आज की तारीख में चल रहा फेमस वर्ड टेररिस्ट। और हाँ, जिमी उसे ये तक बताता है कि उसने अपनी पावर्स को पहले एवेंजर्स के अगेंस्ट यूज किया था, लेकिन बाद में उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग जब ठीक हुई थी तब उसने एवेंजर्स की टीम को ज्वाइन कर लिया था, यानी कि एवेंजर्स के ट्रस्ट को गेन कर, जो फिलहाल तो डायरेक्टर टाइलर की नजर में इतने भी ज्यादा मायने नहीं रखते। और यही बात टाइलर को मोनिका भी काफी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करती है कि जब मोनिका पूरी तरीके से वांडा के माइंड कंट्रोल में थी तो उस टाइम पर भी वांडा ने उसे हार्म नहीं किया। और यहाँ तक कि जब वांडा ने मोनिका को अपनी दुनिया से निकालकर बाहर भी फेंका तो उस टाइम पर भी वांडा ने ये ध्यान रखा कि मोनिका को चोट ना लगे, जो कि हम इस सीन में काफी अच्छी तरीके से देख भी सकते हैं कि वांडा की इस दुनिया से बाहर निकलने के बाद भी कैसे वांडा के पावर्स मोनिका को प्रोटेक्ट कर रखे हुए थे। और मोनिका के अकॉर्डिंग वांडा ने इस पॉलिसी को उस छोटे से टाउन में रह रहे हजारों लोगों पर भी ठीक ऐसे ही अप्लाई कर रखा है, यानी कि सिर्फ उनके माइंड्स को ही कंट्रोल किया गया है बिना उन सभी को हार्म किए। वेल, यहाँ पर जो डिटेल निकल कर आई है वो भी काफी ज्यादा शॉकिंग है कि वांडा के पूरे हेक्सिकॉन के सिंबल जैसे एरिया में, जो कि फिलहाल तो ऐसे ही लग रहे हैं क्योंकि हेक्सिकॉन का वर्ड इस शो में बहुत ज्यादा हो रहा है। जो बात डार्सी भी इस एपिसोड में कहती है कि वांडा ने मोनिका को अपने कंट्रोल में हेक्सिकॉन की मदद से रखा था। और रही बात डायरेक्टर टाइलर की, तो टाइलर के हिसाब से वांडा टेररिस्ट इसलिए है क्योंकि उसने ऑब्वियसली अपनी उस दुनिया में कई हजारों लोगों को हॉस्टेज बनाकर रखा है और साथ ही साथ उसके पीछे दूसरे पॉलिटिकल एजेंडाज भी हो सकते हैं, यानी कि बाहरी शक्ति, जिस बात में मोनिका के हिसाब से कोई भी दम नहीं। और वही चीज मोनिका यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है। और टाइलर उसकी बात को काटते हुए फिर हमारे सामने 9 दिन पहले की एक ऐसी फुटेज शो करते हैं, वो भी स्वॉर्ड के लैब की, जहाँ पर वांडा एंटर कर विजन की मरी हुई डेड बॉडी को अपने साथ ले जाती है। और अगेन वहाँ पर भी वांडा किसी को भी हर्ट नहीं करती और सीधे विजन की उस बॉडी को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब ये इवेंट डेफिनेटली हमें 2 बातें बताते हैं या फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, जिसमें से एक तो यही है कि वांडा विजन को जिंदा कर उसकी कही बातों को पूरी तरीके से इग्नोर कर रही है। जो बात विजन ने उससे कही भी थी कि उसे जिंदा मत करना, लेकिन वांडा विजन के बिना नहीं रह सकती। और उसके अलावा वांडा ये नहीं चाहती कि विजन के मरने के बाद उसकी डेड बॉडी पर किसी तरीके का एक्सपेरिमेंट कर उसे किसी न किसी खतरनाक वेपन में कन्वर्ट कर दिया जाए, जो कि अगेन विजन की ही विश थी कि उसे किसी भी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं बनना, जो कि अनफॉर्चुनेट वो बन जाता है। और हाँ, एक और बात मुझे याद आ रही है जिसकी कंफर्मेशन वांडा विजन की टीम की तरफ से की गई थी कि इस सीरीज की टाइमलाइन अवेंजर्स एंड गेम के बाद और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के पहले की है, जिसकी डिटेल भी हमें इसके अब तक के एपिसोड में काफी अच्छी तरीके से दे दी गई है। और अब वांडा के स्वॉर्ड में घुसने से ये बात भी कंफर्म होती है कि क्यों अवेंजर्स एंड गेम फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन को केविन फैगी ने कटवा दिया था, जिस पोस्ट क्रेडिट सीन में हम वांडा को विजन की डेड बॉडी के पास बैठा हुआ देखते हैं। और पॉल बेटनी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बात तो कंफर्म की ही है कि उस सीन को पूरी तरीके से शूट कर लिया गया था, लेकिन बाद में उस सीन को फिल्म में से डिलीट कर दिया गया, जिसे शायद वांडा विजन की इस सीरीज में यूज किया जाएगा, खास करके फ्लैशबैक के टाइम पर, कि कैसे वांडा से विजन की डेड बॉडी को लेकर स्वॉर्ड ने अपने ही रूल चलाने शुरू कर दिए, जिस बात से वांडा को बहुत ज्यादा बुरा लगा था। और वहीं से वांडा की नफरत स्वॉर्ड की एजेंसी को लेकर बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसके बाद उसने अपना डिसीजन लिया और शायद किसी न किसी के कंट्रोल में या फिर किसी के आइडियाज की वजह से
से उसने इस कदम को उठाया है। और मेरा शक अब भी एग्नेस के कैरेक्टर पर ही है। भले से ही एग्नेस उस सीन में अजीब बिहेव क्यों ना कर रही हो, लेकिन उस सीन से ये बात तो साफ होती है कि वांडा ने अपना कंट्रोल एग्नेस पर पूरी तरीके से बनाकर नहीं रखा है। यानी कि कहीं ना कहीं यह आइडिया एग्नेस का हो सकता है। और अब सवाल अब भी यही बना हुआ है कि कैसे वांडा ने विजन को जिंदा किया है। और अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट की बात करें तो जी नहीं, फिलहाल तो वो ट्विस्ट अभी के लिए तो मेफिस्टो नहीं है, जिसके चांसेस हिसाब से काफी ज्यादा है सीरीज के मेन विलन होने के। इसके अलावा बाकी कुछ और भी नाम है जिनके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अब भी बताऊंगा कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विजन को जिंदा करने के पीछे ग्रिम द रीपर हो सकता है, क्योंकि ग्रिम द रीपर के पास पावर्स मुर्दों को जिंदा करने की है। और फिलहाल तो विजन अभी उसी कंडीशन में है, भले से ही वो इंसान क्यों ना हो। और हाँ, एक और बात, जो कोई भी लीक्स वांडा विजन की सीरीज से रिलेटेड लीक हुए थे, मेरी नजर अब तक उस पर नहीं गई है और ना ही मैं उन्हें देखने में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मेरा पूरा इंटरेस्ट इस शो में बहुत ही अच्छी तरीके से लगा हुआ है। और जब भी कोई सरप्राइज के मोमेंट इस सीरीज में निकल कर आते हैं, खास करके कैमियो को लेकर, तो उसकी फीलिंग एक अलग ही लेवल की होती है, जिसे मैं भी चाहूंगा कि आप वैसे ही कंटिन्यू रखें और इन सभी के सभी लीक्स पर बिल्कुल भी ध्यान ना दे, खास करके फुटेजेस को लेकर, जो बस आपसे आपके कीमती मोमेंट्स को ही छीनेगी और कुछ नहीं। और अब एक और मेन पॉइंट की बात करें इस शो की, तो वांडा की विजन की डेड बॉडी को लेने का मतलब ये है कि अगर वांडा को अपने सपनों को पूरा करना है, यानी किसी मरे हुए को जिंदा करना है, तो उसे वहाँ पर किसी न किसी तरीके की डेड बॉडी तो चाहिए ही उस शख्स की, जो कि अब उसके पास नहीं इस दुनिया में विजन की है। और अब आते हैं फिर से शो पर, जिसमें हम देखते हैं कि वांडा की इस दुनिया में वांडा के दोनों ट्विंस ने घर में एक भटकते हुए डॉगी को लाया है, जिसे रखने की वो दोनों परमिशन अपनी माँ से मांग रहे हैं। जिस डॉग को देखकर वांडा भी काफी ज्यादा उससे प्यार करने लगती है। और उसके बाद जब वहाँ पर विजन आता है तो पहले तो वो उस डॉग को वहाँ पर रखने से मना कर देता है, और फिर कुछ सेकंड बाद वहाँ पर एग्नेस की एंट्री होती है, जो एग्जैक्ट उस डॉग हाउस को लेकर आती है जिनकी उन्हें अभी फिलहाल तो जरूरत है। और ये चीज फिर से विजन ने नोटिस की है। और फिर वहाँ पर उस डॉग का नामकरण होता है, जिसमें पहले तो वांडा का बेटा उस डॉग का नाम स्नीफी रखने के लिए कहता है, लेकिन एग्नेस सलाह देती है कि वो लोग इस डॉग का नाम स्पाइकी रखे, यानी कि एक और ईस्टर एग विजन की कॉमिक बुक से, जिसमें विजन की फैमिली में भी उस डॉग का नाम स्पाइकी है। और उस डॉग के पास भी कॉमिक बुक में कुछ छोटी मोटी पावर्स है, लेकिन फिलहाल तो वैसी डिटेल्स हमें शो में देखने नहीं मिली। तो जैसे ही स्पाइकी का नाम रख दिया गया तो वांडा वहाँ पर एग्नेस के सामने ही उसके नाम का एक बेल्ट बनाती है, जो चीज विजन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि वांडा अपनी पावर्स को ऐसे किसी के भी सामने दिखाए। लेकिन वांडा काफी ज्यादा कंफर्टेबल है अपनी उन पावर्स को लेकर, जो विजन से ये भी कहती है कि वो अब इन चीजों को छुपाकर बिल्कुल भी नहीं रखेगी। और ऐसा ही कुछ एग्नेस के सामने वांडा विजन के दोनों ट्विंस को भी लेकर होता है, तब जब विजन स्पाइकी को रखने की परमिशन तब देगा जब वो दोनों 10 साल के रहेंगे। और देखते ही देखते वो लोग पलक झपकते 10 साल के ही बन जाते हैं उस डॉग को रखने के लिए। और अब शॉर्ट बेस पर आ जाए तो उस बेस पर मोनिका की ट्राई यही है कि वो किसी न किसी तरीके से वांडा की इस दुनिया में फिर से एंटर करे, जिसके बाद जिमी वहाँ पर कॉफी लेकर आता है, जिसके कप को देखकर हमें इस शो के एंड के उसी सेम इंट्रो की याद आती है, जिसमें इसी तरीके के पैटर्न्स हमने देखे थे। खैर, तो वहाँ पर जिमी मोनिका और डार्सी से यही कहता है कि उन दोनों ने उन ट्विंस को आइडेंटिफाई किया भी है या नहीं, जिसके जवाब में मोनिका हाँ कहती है और उसे बताती है कि ये दोनों उसके खुद के बच्चे हैं, जिसे उसने अपनी दुनिया में बिल्कुल रियल बनाया है, ना कि किसी से चुराया है। यानी कि वांडा की वो दुनिया वांडा के लिए बहुत ही ज्यादा रियल है, जो फिलहाल तो स्वॉर्ड वालों को टीवी में उतनी ज्यादा नहीं लगती। और साथ ही साथ वहाँ पर ये डिस्कशन भी होता है कि वांडा ने अपनी इस दुनिया को बनाने के लिए अच्छी खासी नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा पावर्स को यूज किया है, जो कि ऑलरेडी उसके पास है, क्योंकि मोनिका के अकॉर्डिंग और जी हाँ फैंस के अकॉर्डिंग वो वांडा ही थी जिसने थैनोस का मुकाबला बिल्कुल अकेले किया था, जिसे वो ऑलमोस्ट मारने ही वाली थी, लेकिन थैनोस ने बाद में चीटिंग कर खुद को बचा लिया था, यानी कि काफी सारी मिसाइल्स को वांडा पर फायर कर। और फिर वहाँ पर जिमी कैप्टन मार्वल का भी जिक्र करता है और यही कहता है कि उसने भी थैनोस का सामना किया था, जिस बात को सुनकर मोनिका थोड़ी बहुत नर्वस होती है और इस टॉपिक को चेंज करने की ही सलाह दे देती है, मानो जैसे उसकी बॉन्ड और फ्रेंडशिप कैप्टन मार्वल से पहले जितनी नहीं रही, जिस टाइम पीरियड में वो कैप्टन मार्वल की बहुत बड़ी फैन हुआ करती थी। यानी इससे ये बात तो साफ होती है कि डेफिनेटली मोनिका कुछ न कुछ तो छुपा रही है, जिसकी क्लियरिफिकेशन तो हमें कैप्टन मार्वल 2 फिल्म में ही जाकर मिलेगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत दिमाग चलाया जाए तो हो सकता है कि कैप्टन मार्वल ने उसे और उसकी माँ को वैसे ही छोड़ दिया, वो भी काफी बुरी कंडीशन में, खास करके उसकी माँ की बुरी हालत, जिसे शायद मोनिका के अकॉर्डिंग कैप्टन मार्वल ठीक कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया। और कौन भूल सकता है कि मोनिका और उसकी माँ ने मिलकर स्पेस के कई सारे मिशन को ऑपरेट किया है, जिसमें से एक मिशन में कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, जिस कारण से मोनिका कहीं ना कहीं कैप्टन मार्वल से नाराज है। खैर, तो इसी बीच मोनिका को ये पता चल गया कि वांडा की उस दुनिया में कैसे एंटर किया जा सकता है, या फिर किसी न किसी चीजों को कैसे भेजा जा सकता है, क्योंकि मोनिका जब वांडा की उस दुनिया में एंटर करती है तो उस टाइम पर उसने कैवलॉन के बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखे थे, लेकिन वांडा की दुनिया में वो पूरी तरीके से उसके टाइम पीरियड के हिसाब से कन्वर्ट हो गए, लेकिन अब भी वो कैवलॉन के ही बने हुए हैं, जिस पर गोलियों का असर नहीं होता। यानी वो कपड़ा अब भी एक बुलेट प्रूफ ही जैसा है, जिसे हम अपनी दुनिया में एक इल्यूजन ही कहेंगे, या फिर हेक्स कह लो, क्योंकि उसका जिक्र यहाँ पर मोनिका कहती है डार्सी के अकॉर्डिंग। तो अब मोनिका का आइडिया है कि वो उस टाइम पीरियड में उसी टाइम की चीज को भेजेगी जिस
जिसे वांडा बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगी, क्योंकि इस चीज को उसी टाइम पीरियड में बनाया गया होगा। और फिर अगले सीन में हम आते हैं फिर से वांडा की दुनिया में, जहाँ पर विजन अब सैटरडे के दिन काम पर गया है, या फिर कह लो ये मंडे है, जिसे वांडा ने किया है ताकि इससे विजन काम में उलझा रहे, अपने दिमाग को ज्यादा ना चलाए। लेकिन वहाँ पर भी ऑफिस में टाइम पीरियड के हिसाब से कंप्यूटर्स आ गए हैं और लोग उन्हें यूज करना सीख रहे हैं, लेकिन विजन उसमें एक्सपर्ट है, जिसके बाद वो नॉर्म को उस कंप्यूटर को यूज करना सिखाता है। लेकिन वो कुछ करे उससे पहले ही स्क्रीन पर एक मैसेज शो होता है, जो कि स्वॉर्ड की तरफ से डार्सी ने भेजा है, जिसे सारे के सारे लोग एक टाइम पर ही रीड करना शुरू करते हैं कि वो सभी पूरी तरीके से वांडा के कंट्रोल में है। जिसके बाद विजन नॉर्म पर अपनी पावर को यूज कर उसे वांडा के उस हिप्नोटिज्म से हटाता है और विजन वहाँ पर उससे दिन, टाइम, अपनी बहन और अपने पिता के बारे में पूछने लगता है और ये तक कहता है कि विजन को उसे रोकना होगा। लेकिन याद रहे यहाँ पर नॉर्म ने वांडा का नाम बिल्कुल क्लियर तरीके से नहीं लिया है, यानी कि एग्नेस के चांसेस फिर से ज्यादा है या फिर किसी और दूसरे कैरेक्टर के, जैसे कि सीरीज का विलेन। और फिर ये सीन से हटकर हमें सीधे दिखाया जाता है वांडा का घर, जहाँ पर बच्चे भी अपनी माँ से यही पूछ रहे हैं कि सैटरडे के वक्त काम पर कौन जाता है। और वहाँ पर उनकी माँ उन दोनों को यही चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि उन दोनों के पिता अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उन दोनों की हरकतों की वजह से वो काम पर चले गए हैं सैटरडे के वक्त भी। चीजें कुछ और है, जिसे अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। लेकिन वांडा अपने दोनों बच्चों को कुछ और ज्यादा समझाए उससे पहले ही वांडा को कुछ वहाँ पर आवाज आती है, जिस आवाज को सुनकर स्पाइकी भी सीधे घर से बाहर निकल जाता है, और हाँ, वांडा और उसके बच्चे भी। और हम देखते हैं कि मोनिका ने वहाँ पर एक ड्रोन भेजा है 80s के टाइम पीरियड का, जिससे कि वांडा से कांटेक्ट किया जा सके, जिसमें मोनिका कुछ हद तक पास भी होती है। लेकिन डायरेक्टर टाइलर की वजह से चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर सीधे सीधे डायरेक्टर दूसरे सोल्जर से मिसाइल्स को फायर करने के लिए कहता है सीधे वांडा पर, जो फायर होता है और उसके बाद उनका कनेक्शन वांडा की उस दुनिया से टूट जाता है, और जी हाँ, ड्रोन से भी। और ये बात वांडा को इतनी ज्यादा बुरी लगती है कि वांडा सीधे अपनी उस दुनिया से निकलकर स्वॉर्ड वालों के पास आ जाती है, जिसका स्वागत करने के लिए टाइलर अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ रेडी खड़ा है। लेकिन वांडा एक सुपर हीरो है, जिसका फिलहाल तो मार्वल की इस दुनिया में स्कारलेट विच नाम नहीं है, जिसके बारे में टाइलर और जिमी पहले तो डिस्कशन करते हैं कि उसका कोई निक नेम है भी या नहीं, बाकी दूसरे सुपर हीरोज की तरह। लेकिन फिलहाल तो उसे स्कारलेट विच का टाइटल नहीं दिया गया है, सिवाय वांडा के, जो कि शायद इसके आगे के एपिसोड में दे दिया जाए। और अब आते हैं फिर से उसी सिचुएशन पर, जहाँ पर वांडा स्वॉर्ड के सभी एजेंट्स के सामने खड़ी हुई है, उन सभी को वार्निंग देते हुए कि वो लोग उसे परेशान ना करे, और वो भी उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं करेगी। और यहाँ पर टाइलर उसे यही कहते हैं कि उसने कई हजार लोगों को अपने उस टाउन में बंदी बनाकर रखा है, इसके लिए उन्हें कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा, और अगर उसकी कोई डिमांड है तो वो उनके सामने रखे। जो बात मोनिका सीधे सीधे आकर वांडा से कहती है, लेकिन वांडा रिप्लाई में उन सबको यही कहती है कि उसके पास ऑलरेडी सब कुछ है और उसे अब कुछ भी नहीं चाहिए। और फिर हम देखते हैं वांडा को उसकी पावर का जबरदस्त यूज करते हुए, जिस पावर से वो टाइलर की हालत बुरी करती है और सभी के सभी एजेंट्स को, जो लोग गन लेकर खड़े थे, उनकी गन का एम टाइलर की तरफ कर देती है कि वो अगर चाहे तो झटके में टाइलर का यहाँ से नामो निशान मिटा दे। लेकिन ऐसा होता नहीं, और वांडा विलेन बनते बनते रह जाती है और सीधे फिर से अपनी दुनिया में चली जाती है, जहाँ जाने से पहले उसने अपनी सिक्योरिटी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। इट मींस कि अब वांडा की उस दुनिया में कोई भी एजेंट्स नहीं जा सकता सिवाय उसकी परमिशन के, जो कि ऑब्वियसली उन सभी को नहीं मिलेगी। यानी कि मोनिका ने जो कोई भी ट्रस्ट वांडा से हासिल किया था, वो अब पूरी तरीके से टूट गया है। और हाँ, गौर करने वाली बात यह भी है कि वांडा यहाँ पर अपने उसी ड्रेस में आती है जैसा गेटअप उसने अवेंजर्स एंड गेम फिल्म में पहना था, न कि अपने नए गेटअप के साथ, जिसका एक छोटा सा टीज हमने वांडा विजन के ऑफिशियल पोस्टर में देखा है, जिसे डेफिनेटली आगे के एपिसोड के लिए ही बचा कर रखा गया है। और फिर इस सिचुएशन के बाद हमें दिखाया जाता है एक एड, क्योंकि सिटकॉम की दुनिया वापस आ गई है। और इस एड में ईस्टर एग तो है, लेकिन उतना भी ज्यादा टफ नहीं, क्योंकि यहाँ पर पहले ही लागोस के नाम को मेंशन कर दिया गया है, जो कि एक पेपर टॉवल का ब्रांड है, जिस ब्रांड से पानी या फिर जूस को टेबल से काफी आसानी से नहीं बल्कि बहुत ही अच्छी तरीके से साफ किया जा सकता है। और अब इसे कनेक्ट वांडा से करे तो ये चीज वांडा से इसके टाइटल से ही होती है, जो कि लागोस है। और लागोस का जिक्र हमने इसके पहले इस शो में तो सुना ही है, और साथ ही साथ कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर फिल्म के स्टार्ट में भी देखा है लागोस शहर में, जहाँ पर वांडा से वो चीज होती है जो वो करना नहीं चाहती, जिसके कारण से काफी सारे सिविलियंस मारे जाते हैं। यानी कि वो अपनी पावर से क्रॉसबोन को ब्लास्ट होने से बचाती है, वो भी ग्राउंड पर। लेकिन ऊपर जाकर जब वो ब्लास्ट होता है तो बगल की ही बिल्डिंग में काफी सारे लोग मारे जाते हैं, जो चीज उसने जानबूझकर नहीं की। और ये एड भी हमें यही दिखाता है कि टेबल पर से पानी जानबूझकर नहीं गिरता, जिसके गिरने के बाद मैच तो होता ही है, जो कि वांडा की लाइफ में भी एक धब्बा बनकर रह गया है, और स्वॉर्ड उसी के बलबूते पर उसे टेररिस्ट भी कहता है। और इस एड के बाद हम देखते हैं कि वांडा और उसके ट्विंस स्पार्की को ढूंढ रहे हैं, जो सिचुएशन के बाद घर पर वापस ही नहीं आया, जिसका जिक्र वो लोग उस मेलमैन डेनिस से भी करते हैं, जो वहाँ पर काफी अजीब बिहेवियर कर यही कहता है कि उनकी माँ चीजों को अंडर कंट्रोल करना जानती है। वेल, इससे डेनिस पर शक और भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उस सर्चिंग बोर्ड पर एग्नेस के साथ साथ डॉटी का फोटो तो नहीं था, और ना ही मेलमैन डेनिस का भी। खैर, तो उसके बाद एग्नेस उनके सामने स्पार्की को लेकर आती है, जिसकी डेथ एग्नेस के प्लांट में रखे गए पॉइजन की वजह से हो गई है। और इस मोमेंट
मोमेंट से वांडा के ट्विंस भागना चाहते हैं, यानी कि अपनी एज को बढ़ाना चाहते हैं, जिसके बाद वांडा उन्हें ऐसा करने से रोकती है और अच्छे से समझाती है कि उन दोनों को सिचुएशन का सामना करना सीखना होगा, न कि अपनी मुसीबतों से भागना। जिसके बाद वो दोनों जिद करते हैं अपनी माँ से स्पार्की को जिंदा करने की, जिसके बारे में वो उन ट्विंस क्या एग्नेस को समझाते हुए यही कहती है कि कुछ मौतें ऐसी होती है जो हो जाती है और उन्हें रिवर्स नहीं किया जा सकता, और स्पार्की की मौत भी उन्हीं में से एक है। लेकिन उसके बच्चे जिद करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि एक पॉइंट पर वांडा स्पार्की को जिंदा कर हमें एक और कॉमिक बुक का रेफरेंस देगी, जिस कॉमिक बुक में वांडा नहीं बल्कि विजन उसे जिंदा करता है और फैमिली का हिस्सा बनाकर ही रखता है, क्योंकि फैमिली हमेशा यही करती है, यानी कि बुरे वक्त में अपनी फैमिली के साथ खड़े रहती है। लेकिन यहाँ पर विजन आ जाता है और उसे ऐसा करने से रोक देता है और अपने बच्चों को भी एक्सप्लेन करता है कि जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। इट मीन्स कि अगर विजन को आगे चलकर पता चलेगा कि वो मर गया है और वांडा या फिर किसी और ने उससे ऐसा करवाकर विजन को फिर से जिंदा करवाया है, तो वो चीज विजन को पसंद बिल्कुल भी नहीं आने वाली, जिसके लिए वो वांडा को अच्छी नसीहत देकर यही कहेगा कि जो हो गया उसे जाने दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक वंडर वुमन 1984 फिल्म की तरह, जिसके रेफरेंस मैं आगे भी आपको दूंगा, जो कि बनता भी है। और फिर घर पर वांडा और विजन की इसी बात को लेकर काफी ज्यादा बहस भी होती है, जिस दुनिया में विजन बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पा रहा और उसे वेस्ट व्यू से बाहर निकलना है। लेकिन वांडा उसे फिर से यही कहती है कि ये दुनिया उसके और फैमिली के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन विजन कहता है कि उसे अपना पिछला कुछ भी याद नहीं, यानी कि विजन की पूरी हिस्ट्री, वो कौन था, कहाँ से आया था और कैसे टोनी स्टार्क ने उसे बनाया, और हाँ उसकी डेथ भी विजन को याद नहीं है, जिसकी पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है विजन की लेजेंड की सीरीज की वीडियो में। खैर, तो वांडा वहाँ पर उसे समझाने में पूरी तरीके से सक्सेस होती है और यहाँ पर हमें और उसे एक हिंट भी देती है कि वो इस दुनिया को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर रही, क्योंकि ये उसके बस का नहीं, और वो लोगों पर ऐसे कंट्रोल नहीं बनाकर रख सकती कि उन्हें कब उठना है और क्या काम करना है क्या नहीं। लेकिन विजन को यहाँ पर वांडा की बातों पर उतना ज्यादा भरोसा नहीं, बट ऑडियंस को तो है, जिसके बाद विजन का वो शक और ज्यादा इसलिए बढ़ता है क्योंकि डोर बेल होती है और विजन को लगता है कि वांडा इस आर्ग्यूमेंट से भागना चाहती है, और वांडा उसे वहाँ पर वही एक्सप्लेन करती है कि वो ये सब कुछ नहीं कर रही। और फिर जैसे ही वांडा जाकर डोर ओपन करती है तो वांडा के लिए तो सरप्राइज होता ही है, यानी कि वांडा को नहीं पता कि जो हुआ है वो कैसे हुआ, और विजन उससे पूछता भी है कि दरवाजे पर कौन है, और हमारे सामने पेड्रो का कैरेक्टर अपीयर होता है, यानी कि क्विकसिल्वर। लेकिन वो पेड्रो वांडा को तो भाई है, बट एज ऑफ अल्ट्रॉन फिल्म से एरॉन टेलर जॉनसन का कैरेक्टर नहीं, बल्कि वो पेड्रो एक्समैन के यूनिवर्स से बिलोंग करता है, यानी कि इवान पीटर्स का कैरेक्टर, जिस एक्टर ने फॉक्स के यूनिवर्स में क्विकसिल्वर का रोल प्ले किया है, और अब एमसीयू के यूनिवर्स में भी वो उसी सेम कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। और यहाँ पर लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, जिसे वो लोग मल्टीवर्स से भी कनेक्ट कर रहे हैं कि शायद क्विकसिल्वर के उस कैरेक्टर को वांडा नहीं बल्कि मेफिस्टो ने मल्टीवर्स से उठाकर वांडा की इस दुनिया में डाल दिया है, जिसे बाद में डॉक्टर स्ट्रेंज आकर क्लियर करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एमसीयू की तरफ से इस चीज को बहुत ही सिंपल रखते हुए बस यहाँ पर उस एक्टर को ही लिया गया है, ना कि पूरे के पूरे एक्समैन के यूनिवर्स को, क्योंकि जो बात मैंने आपको इस वीडियो में समझाई है कि किसी को भी डेथ से जिंदा करने के लिए उसकी डेड बॉडी होना जरूरी है, जो कि पेड्रो की डेफिनेटली इस टाइम में पॉसिबल नहीं। इसलिए हो सकता है कि पेड्रो की उस आत्मा को किसी और ही शख्स के अंदर डालकर वांडा के सामने प्रेजेंट कर दिया गया है, ठीक वंडर वुमन 1984 फिल्म के रेफरेंस की तरह, जो कि मेरे हिसाब से परफेक्ट रेफरेंस है, और शायद यही चीज भी बिल्कुल सही रहेगी फिलहाल के लिए तो सिचुएशन के हिसाब से। बाकी अगर मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट अगर इस सीरीज से ही शुरू किया जा रहा है तो एक्समैन की शुरुआत भी अच्छी की जा रही है, जिसकी बाकी डिटेल्स तो हमें अब वांडा विजन के बाकी दूसरे एपिसोड्स में ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर इस कैमियो के साथ इस एपिसोड को खत्म कर दिया जाता है, जहाँ पर डार्सी पेड्रो को देखकर यही कहती है और हमें भी समझाती है कि वांडा ने अपनी इस दुनिया में पेड्रो को रिकास्ट कर लिया है। और हाँ, एक चीज बोलना मैं भूल गया कि जब वांडा और विजन के बीच आर्ग्यूमेंट होते हैं तो हम ये भी नोटिस करते हैं कि वांडा उस आर्ग्यूमेंट को खत्म सीधे सिटकॉम के टाइटल को चलाकर कर देती है, यानी कि परफेक्ट एंडिंग जो फिलहाल तो विजन नहीं चाहता। यानी अगर देखा जाए तो इस सिटकॉम की दुनिया को पूरी तरीके से कंट्रोल कहीं ना कहीं वांडा भी कर रही है और उसे ब्रॉडकास्ट करने का काम शायद कोई और। तो अब इस एपिसोड की वीडियो को भी मेफिस्टो के ही सस्पेंस पर रहने देते हैं और यहीं पर खत्म करते हैं, जिसे लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि वांडा विजन का ये एपिसोड आपको कितना ज्यादा पसंद आया और कितना नहीं। और साथ ही साथ अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो ऑब्वियसली मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। फाइनली मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपके कोई डाउट है तो वो चीज आप आकर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी मुझसे पूछ सकते हो। और अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए, और टिल देन बाय।